देखिए शाकिर, ये फैसला एसबीआई नहीं, ये फैसला भारत सरकार के गाल पर सर्वोच्च तमाचा है। देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज जो फैसला सुनाया है, वो न केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बल्कि भारत सरकार की पूरी कार्यप्रणाली, उसके वित्तीय कामकाज, सब पर टिप्पणी है। और न केवल टिप्पणी है, वो तो सीधा आदेश है। क्योंकि एसबीआई जो कुछ कर रहा था, ये जो पर्दादारी थी, जो कुछ छुपाने की कोशिश थी, जिसके लिए समय मांगा गया था उतना लंबा कि तब तक चुनाव ही संपन्न हो जाए, सरकार नहीं बन जाए, फिर क्या फर्क पड़ने वाला। 30 जून तक का की मोहलत मांगी थी कि साहब बड़ा भारी डाटा है, उसको जुटाने में समय लगेगा। आज की तारीख में हमारे बोलता हिंदुस्तान के दर्शक भी जानते हैं, उनके अपने हाथ में जो मोबाइल है, उससे अगर जी पे से, फोन पे से वे 10 रुपए के गोलगप्पे भी खाते हैं, उबर ओला का कोई पेमेंट भी करते हैं 50 रुपए का, उसका भी स्टेटमेंट वे अपने ही मोबाइल पर ऐप के जरिए, बैंक के ऐप के जरिए निकाल सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कंप्यूटर पर नहीं है, जिसके अपने फोल्डर है, सिस्टम बना हुआ है। आप एक क्लिक पर एकजाई रूप में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स, हम सबका काम तो बढ़ेगा, इनकम टैक्स का काम भी बढ़ेगा। उस एक एक व्यक्ति के पीछे छुपे हुए नाम, क्या ये नहीं संभव है कि उस रामलाल को किसी कंपनी ने भेजा हो, अदानी ने भेजा हो कि जाओ जी तुम पैसे ले जाओ, थैले में रखकर बॉन्ड खरीद लाओ। तुम्हारी तो हैसियत है नहीं इतने बड़े बॉन्ड खरीदने की। क्या शेल कंपनियां नहीं होंगी, कागजी कंपनियां जिनने खरीदे हो बॉन्ड? तो इनकम टैक्स इस बात की जांच कल के बाद शुरू करेगा क्या कि जितने लोगों ने, मैं कह रहा हूं सबकी नहीं करवा, 5,000 करोड़ के बॉन्ड बिके हैं, टॉप 100 की जांच तो कर ले इनकम टैक्स कि अंतिम टॉप 100 सर्वोच्च 100 खरीदार जिन्होंने 20 करोड़ के, 100 करोड़ के या ज्यादा बड़े, कोई एक लिमिट तय कर ले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी और ईडी कि इससे ऊपर के जिन्होंने खरीदे उनकी हम ये पड़ताल करेंगे केवाईसी के आधार पर। और सबकी केवाईसी है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जिसकी केवाईसी बैंक के पास है उसका तो आईटीआर भी उसके पास, और नहीं है तो इनकम टैक्स निकाल लेगा कि भाई तुमने पिछले 3 साल में कितना इनकम टैक्स जमा किया था। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ईमानदारी से कानून अपना काम करेगा और ये संस्थाएं जिनका काम है वित्तीय अनियमितता पता लगाना, अगर ये संस्था अपना काम करेंगी तो देश का सबसे बड़ा घोटाला हमारे सामने आने वाला है अगले 20 घंटे। बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश की सियासत बदल रही है, सियासत पे तमाम फैसले हो रहे हैं, लेकिन एक फैसला ऐसा आ गया सुप्रीम कोर्ट से जिस फैसले की चर्चा होना जरूरी है। और चुनाव से पहले ये चर्चा इतनी जरूरी हो गई क्योंकि सरकार भी इस पर परेशान है, क्योंकि ये फैसला है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। इस पर प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मंच से टिप्पणी हमें सुनने को मिली थी जब वो संभल पहुंचे थे। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक हैं, चर्चा करेंगे। राकेश, कोर्ट अगर ये कह रहा है एसबीआई से कल तक ला दीजिए तमाम डेटा को, और आपको वक्त भी लग रहा है, नहीं लाए तो अवमानना का मामला बने, कैसे देख रहे हैं कोर्ट के साथ साथ सरकार के साथ परेशान? देखिए शाकिर, ये फैसला एसबीआई नहीं, ये फैसला भारत सरकार के गाल पर सर्वोच्च तमाचा है। देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज जो फैसला सुनाया है, वो न केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बल्कि भारत सरकार की पूरी कार्यप्रणाली, उसके वित्तीय कामकाज, सब पर टिप्पणी है। और न केवल टिप्पणी है, वो तो सीधा आदेश है। क्योंकि आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कहा था कि 6 मार्च तक पूरा लेखा जोखा इलेक्टोरल बॉन्ड का पेश कर दीजिए, ईसीआई को सौंप दीजिए। एसबीआई ने मोहलत मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने जब मोहलत नहीं दी और कंटेम्प्ट पिटीशन जो एडीआर ने दायर की है, न्यायालय की अवमानना का मामला, उसे भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मान लिया है। उसने कहा है कि हम अवमानना का मामला चलाएंगे। नैतिकता तो ये कहती है कि आज के इस फैसले के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, एमडी और जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनको कम से कम अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। जरा सी भी अगर शर्म बाकी है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि भी उसमें से एक तो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, उनकी नौकरी तो वैसे ही उधारी पर चल रही है, तो नैतिक रूप से तो इन सब लोगों को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा जिम्मेदार है सत्ता में बैठा, सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति।
यानी केंद्र सरकार खुद जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री। क्योंकि एसबीआई जो कुछ कर रहा था, ये जो पर्दादारी थी, जो कुछ छुपाने की कोशिश थी, जिसके लिए समय मांगा गया था उतना लंबा कि तब तक चुनाव ही खत्म संपन्न हो जाए, सरकार नई बन जाए, फिर क्या फर्क पड़ने वाला था। 30 जून तक का की मोहलत मांगी थी कि साहब बड़ा भारी डाटा है, उसको जुटाने में समय लगेगा। आज की तारीख में हमारे बोलता हिंदुस्तान के दर्शक भी जानते हैं, उनके अपने हाथ में जो मोबाइल है, उससे अगर जी पे से, फोन पे से वे 10 रुपए के गोलगप्पे भी खाते हैं, उबर ओला का कोई पेमेंट भी करते हैं 50 रुपए का, उसका भी स्टेटमेंट वे अपने ही मोबाइल पर ऐप के जरिए, बैंक के ऐप के जरिए निकाल सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कंप्यूटर पर नहीं है, जिसके अपने फोल्डर है, सिस्टम बना हुआ है। आप एक क्लिक पर एकजाई रूप में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इस मामले में तो बॉन्ड खरीदने वाले का नाम बैंक के पास है, उसकी केवाईसी थी, वो अनिवार्य था कि जो खरीदेगा उसका नो योर कस्टमर के रूप में उसकी उसकी पूरी जन्म पत्री बैंक के पास रहेगी कि भाई राम कुमार नाम का व्यक्ति बॉन्ड खरीदने आया। फिर वो बॉन्ड जिसने कैश कराए वो उस पार्टी का नाम सामने होगा। ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, जिसके लिए 4 महीने का समय एसबीआई मांगती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च के बाद भी जो बैंक ने फरियाद की कि हमें थोड़ा समय और दे दिया जाए, उसे भी स्वीकार नहीं किया आज। और आज ये फैसला सुना दिया कि कल तक, तुरंत कहा है वैसे उन्होंने, तुरंत में कल तक का यानी 12 मार्च शाम 5 बजे तक का समय दिया है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सारी जानकारी दे दें। मैं मानता हूं कि कल शाम को अगर सचमुच में पूरी की पूरी जानकारियां आई तो ये देश का हाल फिलहाल का 10-20 सालों का सबसे बड़ा घोटाला सामने आएगा। लेकिन इसमें एक अभी पत्ती गली बाकी है, जिस पर मुझे संदेह है कि वाकई में पूरी जानकारी सामने आएगी और वास्तविक नाम सामने आ पाएंगे। वो पतली गली, आपने एक क्लिप देखी होगी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस पूरी बेंच के साथ जो जिरह हो रही थी, हरीश साल्वे साहब ने एक बात कही उसमें, हम बड़ी एहतियात बरत रहे हैं, हम नहीं चाहते कि कोई गलत जानकारी चली जाए। बस ये एक वाक्य मुझे मेरे संदेह को बढ़ाने वाला है, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी गलत कैसे चली जाएगी। भाई बैंकिंग सिस्टम में गलत कैसे चला जाएगा। जिसने वो बॉन्ड खरीदा उसका नाम अगर राम कुमार है तो राम कुमार ही तो आप लिखेंगे, उसका नाम सलीम जावेद तो नहीं कर सकते। गलत जानकारी कैसे चली जाएगी। जितने का बॉन्ड है वो गलत जानकारी नहीं हो सकती कि भाई 1,000 करोड़ का खरीदा कि 1 करोड़ का खरीदा। तीसरी बात, वो बॉन्ड जिसने भुनाए हैं वो जानकारी गलत नहीं हो सकती। अगर वो बीजेपी ने भुनाए हैं, बीजेपी के खाते में गए हैं, तो बीजेपी के खाते में ही शो होंगे ना, वो कांग्रेस या टीएमसी या किसी अल्लम गल्लम पार्टी के नाम पर तो नहीं चले जाएंगे। तो गलत जानकारी न चली जाए इसके लिए हम एहतियात बरत रहे हैं। ये वाक्य ही हरीश साल्वे का संदेह पैदा करने वाला है। तीसरी बात, आज भी उन्होंने 3 हफ्ते की मोहलत मांगी कि मिलान करना पड़ेगा। सीजीआई ने कह दिया आपको मिलान करने की कोई जरूरत नहीं, आपके पास तो जो जानकारी वो पेश कर दीजिए। जानकारी है कितनी बड़ी, 40-42 करोड़ उपभोक्ता है एसबीआई के, इसके बावजूद हर उपभोक्ता की जानकारी बैंक के पास है 1 मिनट के क्लिक पर। आदमी बैंक में लगी हुई मशीन के जरिए बिना किसी व्यक्ति की मदद के अपनी पासबुक अपडेट करा लेता है। मशीन में ऐसे पासबुक डालता है, 2 मिनट के अंदर पासबुक वापस आ जाती है। उसके 6 महीने के, साल भर के ट्रांजेक्शन उसमें दर्ज हो जाते हैं। इस मामले में इतना भी नहीं करना। कुल मिलाकर गिनी चुनी शाखाएं हैं एसबीआई की। मुंबई की शाखा है, कोलकाता की है, दिल्ली की है, बेंगलोर की, एक आध और। गिनती की उंगलियों पर गिनने लायक शाखाओं से वो बॉन्ड बिके हैं। वहां से जानकारी हासिल करने में कितने दिन लगने। डिजिटल इंडिया का जो है, डिजिटल वर्ल्ड है, इंडिया क्या होता है, ग्लोबल वर्ल्ड है, पूरी दुनिया एक गांव है। सब कुछ इंटरनेट पर एक क्लिक पर मौजूद है। फिर एसबीआई की ये सारी कारस्तानी, ये सारी कारगुजारी किसी बड़े घोटाले को छुपाने की कोशिश थी। घोटाला जिन लोगों ने किया है वो सबकी जानकारी में है, जिन लोगों ने किया होगा वो सब जानते हैं। कौन छुपाना चाहता है, कौन पर्दा डालना चाहता है, वो भी सबकी जानकारी में है। तो मुझे ऐसा लगता है एक तो कल का हमें इंतजार करना चाहिए,
कल शाम तक ईसीआई को जानकारी दे दी जाएगी, उसके बाद 15 तक सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएगा। उसके बाद हम सबका काम बढ़ने वाला है, खोजी पत्रकारों का काम बढ़ने वाला है कि वो पता लगाएं बॉन्ड किसने खरीदे थे, किसने कैश कराए। और इसमें एक बात और, मैं विस्तार से इसलिए बात करता चला रहता हूं आपके बिना सवाल के कि ये सारे सवाल उसमें आ जाएंगे आपके सवाल। देखिए, मान के चलिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई ब्रांच से एक राम कुमार राम के आदमी ने बॉन्ड खरीदा, फिर वो कैश करा लिया कांग्रेस पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस। सवाल ये पैदा होगा, जिस व्यक्ति ने वो बॉन्ड खरीदा उसकी आर्थिक स्थिति क्या उतनी थी जितने का उसने बॉन्ड खरीदा है? उसने अगर 10 करोड़ के बॉन्ड खरीदे तो क्या उसने पिछले 5 साल में, 3 साल में इतने इनकम टैक्स रिटर्न जमा किए थे? क्या उसकी आय व्यय एक नंबर में इतनी थी कि उसके पास इफरात से इतना पैसा था? बचे हुए एक नंबर के टैक्स पेड पैसे से उसने बॉन्ड खरीदे किसी पार्टी की मदद करने के लिए। तो कल जब सूची सामने आ जाएगी उसके बाद इनकम टैक्स, हम सबका काम तो बढ़ेगा, इनकम टैक्स का काम भी बढ़ेगा। उस एक एक व्यक्ति के पीछे छुपे हुए नाम, क्या ये नहीं संभव है कि उस रामलाल को किसी कंपनी ने भेजा हो, अदानी ने भेजा हो कि जाओ जो तुम पैसे ले जाओ, थैले में रखकर बॉन्ड खरीद लाओ? तुम्हारी तो हैसियत है नहीं इतने बड़े बॉन्ड खरीदने की। क्या शेल कंपनियां नहीं होंगी, कागजी कंपनियां जिनने खरीदे हो बॉन्ड? तो इनकम टैक्स इस बात की जांच कल के बाद शुरू करेगा क्या कि जितने लोगों ने, मैं कह रहा हूं सबकी नहीं करो, 5,000 करोड़ के बॉन्ड बिके हैं, टॉप 100 की जांच तो कर ले इनकम टैक्स कि अंतिम टॉप 100 सर्वोच्च 100 खरीदार जिन्होंने 20 करोड़ के, 100 करोड़ के या ज्यादा बड़े, कोई एक लिमिट तय कर ले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी और ईडी कि इससे ऊपर के जिन्होंने खरीदे उनकी हम ये पड़ताल करेंगे केवाईसी के आधार पर। और सबकी केवाईसी है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जिसकी केवाईसी बैंक के पास है उसका तो आईटीआर भी उसके पास है, और नहीं है तो इनकम टैक्स निकाल लेगा कि भाई तुमने पिछले 3 साल में कितना इनकम टैक्स जमा किया था। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ईमानदारी से कानून अपना काम करेगा और ये संस्थाएं जिनका काम है वित्तीय अनियमितता पता लगाना, अगर ये संस्था अपना काम करेंगी तो देश का सबसे बड़ा घोटाला हमारे सामने आने वाला है अगले 20 घंटे। जी शाकिर। सर, जिस तरह से पहला रिएक्शन आया था जब असंवैधानिक करार दिया गया था चुनावी बॉन्ड को, संभल प्रधानमंत्री ने कहा था कि श्री कृष्ण की झोली में सुदामा ने कुछ चावल डाल दिए, उसको भी लोग शक की नजर से। तो क्या सुदामा जितने हैं इनकी लिस्ट सामने आ जाएगी, इसलिए इस पर रोक लग रही है कि कौन कौन सुदामा है जिन्होंने चावल डाले? उस चावल की जो खोजबीन होगी जिस पर आप कर रहे हैं, साथ ही जब ये सुदामा सामने आ जाएंगे तो हर सुदामा की अपडेट इलेक्शन कमीशन डालेगा वेबसाइट पर। ये भी थोड़ा सा संदेह इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन कहेगा इसकी चुनाव, ऊपर से 2 साल में हमारी 2 चेयर तो खाली है, पहले वो चेयर भी भरनी है, उसके बाद हमारे सिर पर तो चुनाव है, हम ये अपडेट करें, ये चुनाव लड़ाएं। तो क्या यहाँ पर भी जाकर एक मामला फंसेगा? बिल्कुल बिल्कुल फंसेगा। यद्यपि इलेक्शन कमीशन अब छुपाने की कोशिश करेगा भी तो सफल नहीं होगा उसमें। जब सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश, अब इसके ऊपर कोई सुनवाई तो होनी नहीं है, संविधान पीठ है, पूरी पूर्ण पीठ है। आप कोई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हेग में जाके अपील करेंगे क्या, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की? तो ईसीआई को भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि माननीय प्रधानमंत्री सुदामा और कृष्ण की कथा सुनाकर सुप्रीम कोर्ट को आंखें तरेर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी आंखें तरेरने में, उनकी लाल लाल आंखों से डरा नहीं। वो अपने फैसले लगातार करता जा रहा है, न्याय संगत फैसले कर रहा है, न्याय के आधार पर कर रहा है, सबूत गवाह के आधार पर कर रहा है। उसमें कोई राजनीति ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसे जो फैसला करना चाहिए वही फैसला कर रहा है। तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब काबू में नहीं आ रहा तो बचा खुचा बचा अपना चुनाव आयोग उसको काबू में करने की जो कोशिशें चल रही हैं वो भी हमारे सामने है। एक जानकारी मैं अपने दर्शकों के लिए देना चाहता हूं, मैंने अभी एक चैनल पर और दी है, बिल्कुल अछूती जानकारी हुई, अब तो संपन्न हो गया है मामला। भारत का निर्वाचन आयोग हर चुनाव से पहले इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की एक ब्रीफिंग करता है दिल्ली में। उसमें पूरा इसी बेंच बैठता है, बेंच कहते हैं, इलेक्शन कमीशन की पूरी बेंच बैठती है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयोग, बाकी के निर्वाचन आयोग सब बैठते हैं। आज 11 मार्च को जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिल्ली में देश भर के आईएएस, आईपीएस और आईआरएस
जो जनरल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, जो खर्चे पे निगाह रखते हैं चुनाव में, इंटर स्टेट जिनकी ड्यूटी लगती है, उन ऑब्जर्वर्स की आज ब्रीफिंग चल रही है, खत्म होने वाली होगी विज्ञान भवन में। पहली बार इतिहास में शाकिर मियां ये हो रहा है, इतिहास में पहली बार कि इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की ब्रीफिंग में, जिन्हें चुनाव कराना है ऑब्जर्वर्स को, उन्हें चुनाव आयोग बताता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना आपको एहतियात बरतनी है, नजर रखनी है पूरे चुनाव पर। आज पहली बार भारत की पूरी ईसीआई मौजूद नहीं है, पूरी बेंच मौजूद नहीं है, क्योंकि बेंच है ही नहीं। भारत का निर्वाचन आयोग है कहां? विकलांग आयोग है, अकेला मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, बाकी कोई आयुक्त नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अकेला ईसीआई उस ब्रीफिंग में मौजूद है, ये अपने आप में विडंबनापूर्ण बात है। नियमानुसार इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से गलत है कि जो देश का आम चुनाव है, किसी एक राज्य का विधानसभा चुनाव नहीं है, पूरी बेंच को वहां होना चाहिए, बेंच बन जानी चाहिए थी एन चुनाव के ऐलान से पहले। जो हम लोगों को लग रहा है, जो संभावना है 14-15 तारीख तक ऐलान होगा, उससे पहले एक निर्वाचन आयुक्त इस्तीफा दे देता है। और वो भी कौन? जो सरकार का इतना चहेता है कि वो एक दिन वीआरएस लेता है और 24 घंटे के अंदर उसका वीआरएस मंजूर हो जाता है और निर्वाचन आयुक्त बन जाता है अगले रोज। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इतना मुकदमा चलता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आइंदा हम मौजूद रहेंगे, सीजीआई मौजूद रहेगा। सरकार सरकार कानून करके, पारित करके सीजीआई को बाहर कर देती है कि नहीं, आपकी जरूरत नहीं है, हम बना लेंगे चुनाव आयोग, जिसे बनाना होगा हमारी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो ऐसी स्थिति में अगली अग्नि परीक्षा एसबीआई की कल है शाम तक, उसके बाद अग्नि परीक्षा ईसीआई की है कि वो सारे नाम, सही नाम पूरी तरह से बिना दुराव छपाव किए हुए, बिना पर्दादारी के देश के सामने रखता है कि नहीं।